नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज का वीडियो जस्टिस बी.आर. गवई से कुछ ज्वलंत सवाल पूछेगा जो ओबीसी, एससी, एसटी और बुद्धिस्टों पर अत्याचार हो रहा है, इससे संबंधित संवैधानिक सवाल पूछेगा और उम्मीद करेगा कि जस्टिस बी.आर. गवई भारत के 52वें चीफ जस्टिस इसे संज्ञान लेंगे। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। भारत के पहले बुद्धिस्ट और दूसरे दलित चीफ जस्टिस अगर कोई बने हैं, इतने बड़े संवैधानिक पद तक पहुंचे हैं, तो वह हैं भूषण राम कृष्ण गवई यानी जस्टिस बी.आर. गवई, जो पिछले 14 मई को शपथ ग्रहण करके सुप्रीम कोर्ट में कामकाज संभाल चुके हैं। 52वें चीफ जस्टिस बी.आर. गवई से आज हम कुछ ज्वलंत सवाल पूछेंगे और वह सवाल होगा ओबीसी, एससी, एसटी और बुद्धिस्टों से संबंधित, खास करके दलित समाज और बौद्ध समाज से संबंधित, क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई खुद दलित हैं, बुद्धिस्ट हैं और अंबेडकरवादी हैं। जस्टिस बी.आर. गवई के पिता रामकृष्ण गवई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। उसके बाद से ही इनका परिवार बुद्धिस्ट है। आज जो बोध गया से लेकर पूरे भारत में बौद्ध मठों, बौद्ध विहारों को हड़पने का काम मनुवादी पंडे पुरोहितों ने किया है, उससे संबंधित सवाल होंगे। और दलित समाज के ऊपर अत्याचार आज़ादी के पहले से हो रहे हैं, सदियों से हो रहे हैं, और सदियों के बाद जब आज़ादी मिलती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान लागू किया जाता है, उसके बाद भी आज अत्याचारों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। कहीं हत्या दलितों की, कहीं सामूहिक हत्या, कहीं बलात्कार, कहीं आगजनी, कहीं छेड़खानी, कहीं उन्हें अपमानित करने का काम आए दिन नहीं बल्कि हर रोज किया जाता है। गृह मंत्रालय के आंकड़े चीख चीख करके बता रहे हैं कि आज भारत में हर दलित पीड़ित है, दुखी है, बलात्कार का शिकार है, और करीब 6 बलात्कार दलितों के साथ, दलित महिलाओं, दलित बच्चियों के साथ आज भी हर रोज 6 बलात्कार होता है। और कितनी हिंसा होती है, इन्हें मूछे तक नहीं रखने का अधिकार दिया है मनुवादी समाज ने। इन्हें शादी विवाह में जश्न मनाने और घोड़ी पर चढ़ करके बारात निकालने तक की इजाजत नहीं देता है मनुवादी सवर्णवादी समाज। इसे लेकर के आए दिन इनकी हत्याएं होती रहती हैं। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, सभी बड़े राज्यों में और छोटे राज्यों में आए दिन दलितों पर अत्याचार होता है। और एससी एसटी कानून जो दलितों, आदिवासियों का अपराध रोकने के लिए, अपराध नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है, वह
कहीं न कहीं निष्प्रभावी साबित हो रहा है। तो हमारा पहला सवाल जस्टिस B.R. गवई मीलार्ड से पहला सवाल है, दलित अत्याचार आए दिन होते रहते हैं, हर रोज 6 बलात्कार होते हैं। इन्हें रोकने के लिए SC/ST कानून कारगर नहीं साबित हो रहा है। कानून बना तो दिया गया है, लेकिन इसे लागू करने वाले खुद सवर्ण होते हैं, अधिकांश सवर्ण होते हैं, और वह नहीं चाहते हैं कि दलितों आदिवासियों पर अत्याचार करने वाले सवर्णों को, ऊंची जातियों को दंडित किया जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को ही कह दिया था कि भारत का संविधान विश्व का बेहतरीन संविधान है। संविधान की अच्छाई होने से यह अच्छा नहीं हो जाएगा, बल्कि संविधान किन हाथों में जा रहा है, अच्छे लोगों के हाथों में जाएगा तो अच्छे परिणाम देगा, और बुरे लोगों के हाथों में जाएगा तो बुरे परिणाम देगा। 2014 से मनुवादी सरकार, RSS की सरकार, BJP की सरकार चल रही है। जाहिर है कि मनुवादी सरकार अच्छे लोगों की सरकार नहीं है। दलित विरोधी है, OBC विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, गरीबों की विरोधी है, महिलाओं की विरोधी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि कानून SC/ST का बना दिया गया है, लेकिन कानून निष्प्रभावी है। इसे प्रभावी और धारदार बनाने के लिए, अपराधियों को सजा देने के लिए आज के माहौल के अनुसार क्या जस्टिस B.R. गवई इस पर संज्ञान लेंगे और दलित आदिवासियों पर अत्याचार करने वालों को माकूल दंड दिया जाएगा? SC/ST कानून को लेकर लंबे अरसे से विवाद रहा है। ब्राह्मणवादी शक्तियां, क्षत्रियवादी, वैश्यवादी शक्तियां चाहती हैं कि SC/ST कानून में परिवर्तन करके इसे कमजोर कर दिया जाए, लेकिन दलित समाज और धर्मनिरपेक्ष लोग, चाहे भले ही वह सवर्ण जाति के हों, धर्मनिरपेक्ष लोग और दलित, आदिवासी, OBC, SC/ST सब यही चाहते हैं कि जब इस कानून से न्याय नहीं मिल पा रहा है, कानून के तहत FIR मुकदमे नहीं दर्ज किए जाते हैं, बड़े मामलों को छोटी धाराओं में दर्ज करके अपराधियों को बचा लिया जाता है, तो जरूरी है कि इस कानून में जरूरी संशोधन करके इसे और धारदार और कारगर बनाया जाए। क्या जस्टिस B.R. गवई, जो खुद दलित हैं और दलितों की पीड़ा को बखूबी समझते हैं, वह SC/ST कानून को प्रभावी बनाने के लिए, ताकि कानून के तहत अपराध को रोका जाए और दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय, जो सवर्ण जातियों, वर्ण व्यवस्था को मानने वाली ऊंची जातियों की गिरफ्त में आज भी जकड़ी हुई है, उनकी गुलामी में आज भी जकड़ी हुई है, उन्हें मुक्ति मिल सके और उनके द्वारा किए गए तमाम अपराधों से मुक्ति मिल सके। जस्टिस B.R. गवई से हमारा दूसरा सवाल है, और वह सवाल है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पर आज सवर्णवादी जातियों, मनुवादी व्यवस्था की बुरी नज़र पड़ चुकी है। आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से संविधान को खत्म कर देने की बात भारतीय जनता पार्टी के कई आला नेताओं ने कही थी। ऐसे नेताओं ने कही थी जो सांसद और मंत्री भी रह चुके हैं और आज भी सांसद और मंत्री हैं, कि 400 पार सीटें हमें दीजिए, हम संविधान को खत्म कर देंगे, हम संविधान को बदल देंगे। उन्होंने यह तो नहीं कहा कि
मनुवादी संविधान लागू करेंगे। मनुस्मृति जो 2000 साल पुरानी है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, अन्याय अत्याचार पर आधारित है, उनकी मंशा है। आरएसएस बीजेपी की मंशा है कि संविधान को हटा करके मनुस्मृति को लागू किया जाए। वही मनुस्मृति जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2027 में 25 अक्टूबर 2027 को 25 दिसंबर 2027 को आग में झोंक दिया था, मनुस्मृति दहन किया था। तो उस समय एक बड़ा भूकंप आ गया था। मनुस्मृति जलाने पर ब्राह्मणवादी शक्तियों ने भूकंप को जन्म दिया था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो B.R. गवई मी लॉर्ड से हमारा सवाल है कि संविधान ने आपको चीफ जस्टिस बनाया है, संविधान की समीक्षा करना, संविधान की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है। तो आज जो बुरी शक्तियों, आसुरी शक्तियों की नज़र, कुदृष्टि संविधान पर पड़ी है, उसके अस्तित्व के ऊपर संकट मंडरा रहा है। क्या उस संकट को आप दूर करेंगे? क्या आप भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदू पंथी शक्तियों को प्रेरित करेंगे कि वह संविधान की तरफ कुदृष्टि न रखें, संविधान की तमाम धाराओं, संविधान के तमाम अनुच्छेदों को हटाने या संविधान को बदलने या संविधान को रद्द करके रद्दी की टोकरी में डालने कि उनकी जो हिमाकत है, क्या उस हिमाकत पर आप लगाम लगाएंगे? संविधान खतरे में है, आज देश का बच्चा बच्चा जानता है। संविधान की अवमानना हो रही है, संविधान के अनुसार शासन प्रशासन नहीं चलाया जा रहा है। किस तरह से सीबीआई, ईडी, आईटी का आतंक फैलाया जा रहा है, वह संविधान का सरासर उल्लंघन है। तो क्या इस उल्लंघन को रोकने के लिए और भारत में संविधान के अनुसार राज स्थापित करने के लिए आपका सार्थक प्रयास होगा? क्या इन मनुवादियों के से आप मोर्चा लेंगे, इनसे लड़ेंगे और ओबीसी, एससी, एसटी के हित में, 140 करोड़ देशवासियों के हित में संविधान की रक्षा करेंगे? यह हमारा दूसरा सवाल था। अब हमारा तीसरा सवाल है, एससी एसटी कानून के अंतर्गत मुजरिमों को सजा नहीं मिल पाती है, इसलिए दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार कम होने के बजाय बढ़ रहा है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि दलितों, आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए एससी एसटी कानून को इतना प्रभावी, इतना शक्तिशाली, इतना धारदार और सामयिक बनाएं कि मनुवादी शक्तियां जब भी दलितों पर अपराध करें, अत्याचार करें, बलात्कार करें, सामूहिक हत्याकांड करें, जाति सूचक गालियां दें, छेड़खानी करें, तो उन्हें उचित दंड मिलना चाहिए। दंड विधान की यही मांग है कि जितना बड़ा दुष्कर्म या पाप या अपराध किया गया है, उतनी ही बड़ी सजा होनी चाहिए। तो उस सजा को सुनिश्चित करने का काम आपका है। आप संवैधानिक, सबसे बड़े संवैधानिक न्याय के पद पर बैठे हुए हैं। आप स्वतः संज्ञान ले करके दलितों पर हो रहे अत्याचार पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। आपके अंदर वह शक्ति, वह कुवत, वह योग्यता है जिससे कि दलितों को अत्याचार से मुक्ति मिल सकती है और भारत के संविधान की रक्षा हो सकती है। चीफ जस्टिस B.R. गवई, भूषण राम कृष्ण गवई से हमारा अगला सवाल है कि आप दलित समाज ही नहीं
बल्कि ओबीसी समाज, जी हाँ, हम पिछड़े समाज की बात कर रहे हैं। पिछड़े समाज की तो आज जनगणना तक नहीं होती है। इस देश में पिछड़ी जातियों के कितने निवासी हैं और उनकी आर्थिक शैक्षिक स्थिति कैसी है, इसके बारे में देश को जानकारी नहीं है, क्योंकि ओबीसी की जनगणना ही नहीं की जाती है मनुवादी शक्तियों के द्वारा। कांग्रेस पार्टी ने 2011 में जात आधारित जनगणना सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर किया था, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट आने के आसपास ही 2014 में कांग्रेस पार्टी की हार हो जाती है और मनुवादी सरकार कब्जा कर लेती है भारत की सियासत पर और देश की राजनीति पर। उसके बाद 2011 की जनगणना की रिपोर्ट दबा दी जाती है। उसे प्रकाशित करने के बजाय उसे दबा दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है और आज तक उसका पता नहीं चला। 2021 की जनगणना कराई ही नहीं जा रही है। कोरोना काल का बहाना किया गया, लेकिन कोरोना काल बीते हुए करीब 4 साल बीत चुके हैं, अभी तक 2021 की जनगणना नहीं हुई है। और जब पहलगाम हत्याकांड होता है, सर्जिकल स्ट्राइक होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद आती है कि पहलगाम हत्याकांड पर पानी डालने के लिए ओबीसी गणना की बात पूरे देश में फैला दी जाए और पहलगाम हत्याकांड दब जाए, लेकिन वह दबा नहीं। और ओबीसी गणना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी जितनी बार इनकार कर चुकी है संसद से सड़क तक, हमें विश्वास नहीं होता कि ओबीसी जनगणना कराई जाएगी। महिला आरक्षण को लेकर के कानून बना दिया गया है। कानून बनाने की बात सामने आई थी और उसके लिए भी जनगणना होनी चाहिए। महिलाओं की कितनी संख्या है, किस अनुपात में उन्हें 33% आरक्षण लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में दिया जा सकता है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्ला तो मचा दिया कि महिला आरक्षण कानून बनाएंगे, लेकिन कानून कब बनाएंगे, महिला आरक्षण कब लागू होगा, महिलाओं की 33% भागीदारी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में कब होगी, किसी को नहीं पता है। यही हश्र ओबीसी जनगणना का होने वाला है। हल्ला तो मचा दिया पूरे देश में कि जनगणना कराई जाएगी। बिहार का चुनाव है, बंगाल का, यूपी का चुनाव है, उसका फायदा उठाने के लिए हल्ला तो मचा दिया कि जनगणना कराई जाएगी पिछड़ी जातियों की, लेकिन कब कराई जाएगी कोई रोड मैप, कोई बात सामने खुल करके नहीं आई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं कहते वही करते हैं। हमें लगता है कि ओबीसी गणना भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। तो मिलार्ड, आपसे सवाल है कि ओबीसी जनगणना कराने के लिए, ओबीसी को हक अधिकार दिलाने के लिए जिस अनुपात में उनकी संख्या है, उस अनुपात में उनकी भागीदारी शासन में, प्रशासन में, राजनीति में सुनिश्चित करने के लिए क्या आप ठोस प्रयास करेंगे? और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी गणना नहीं कराएंगे तो क्या आप मोदी सरकार को सख्त निर्देश देंगे, स्वतः संज्ञान ले करके, कि ओबीसी गणना होनी चाहिए, और उन्हें याद दिलाएंगे कि आपने पहलगाम हत्याकांड के बाद घोषणा कराई थी और उस घोषणा को लागू कीजिए। मिलार्ड, आप बुद्धिस्ट भी हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। आपके पिता रामकृष्ण गवई ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ 22 प्रतिज्ञाओं के तहत 14 अक्टूबर 1956 को शपथ ग्रहण किया था। आप भी बुद्धिस्ट हैं और बुद्धिस्टों के दर्द को
बौद्ध विरासत को जिस तरह से मनुवादी शक्तियां अपने चंगुल में कर चुकी हैं, जी हाँ, बोध गया ही नहीं, जितने भी बौद्ध विहार भारत में थे लगभग सब पर कब्जा हो गया है और सब को मनुवादी भगवा ढांचे में ढाल दिया है। बुद्ध की मूर्तियों को विष्णु की, शिव की, ब्रह्मा की मूर्तियां बना करके उनकी पूजा की जाती है। उदाहरण के लिए तिरुपति के बालाजी मंदिर के विष्णु को देखिए, वह विष्णु नहीं है, तथागत बुद्ध साक्षात दिखाई देते हैं कि तथागत बुद्ध हैं, विष्णु नहीं हैं। इसी तरह से तमाम मंदिरों पर इन्होंने कब्जा कर लिया है और मंदिरों से संबंधित ट्रस्टों पर इनका कब्जा हो गया है। और जहां पर तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में, वहां पर भी इनका कब्जा 1949 से हो गया। बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में 10 सदस्य हैं, 4 बुद्धिस्ट, 4 हिंदू और 1 डीएम हमेशा हिंदू को बनाया जाता है, इसलिए हिंदुओं की संख्या भारी हो जाती है। इसलिए कानूनन वह बौद्ध विहार पर कब्जा जमाए हुए हैं और वहाँ पर शिव की, ब्रह्मा की तमाम मूर्तियां स्थापित करके कैंपस में और बोध गया महाविहार जहाँ पर कि तथागत बुद्ध की कई मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों को आज मनुवादी शक्तियां 5 पांडव की मूर्तियां बता रही हैं और कृष्ण की मूर्तियां बता रही हैं। खुली निगाहों से जो आप तथागत बुद्ध के दर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में संजय मिश्रा जो पुजारी हैं बोध गया महाविहार परिसर में, उसने दावा किया और उसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और वह कह रहा है कि ये तथागत बुद्ध नहीं हैं, ये 5 पांडव हैं। तो खुल्लम खुल्ला अत्याचार तथागत बुद्ध के साथ हो रहा है, बौद्ध धर्म के साथ हो रहा है। और जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी सांस्कृतिक विरासत को हड़पने का काम वक्फ बोर्ड के जरिए मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पने, मुसलमानों के सांस्कृतिक अवशेषों को हड़पने, सांस्कृतिक विरासत को हड़पने का काम मनुवादी ने सरकार ने एक्ट बना दिया है। वह एक्ट आपके अधीन है, उस पर आप सुनवाई 15 मई को कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस देश के अल्पसंख्यकों के साथ न्याय कीजिए। जहां कहीं भी अन्याय हो ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों पर, वहीं पर संविधान की अवहेलना होती है। और संविधान की अवहेलना होने का मतलब है कि आप संविधान के रक्षक हैं, आप संविधान की रक्षा कीजिए। आपसे हमारा अगला सवाल यह है कि मनुवादी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था से आप अच्छी तरह से, उसके दंश से भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं, जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाकिफ थे। तो वर्ण व्यवस्था को भारत से समूल नष्ट करने के लिए आपका क्या प्रयास होगा? हिंदू समाज को, खासकर ओबीसी, एससी, एसटी को 6000 से अधिक जातियों में बांटकर निचली जातियों के साथ अत्याचार किया जाता है। उन्हें शूद्र, अछूत, म्लेच्छ कहा जाता है और उन्हें गुलाम बनाया गया है। अभी वह गुलामी खत्म नहीं हुई है। क्या मनुवादी शक्तियों से इनकी गुलामी खत्म करने के लिए आप सार्थक प्रयास करेंगे? जातियों के विनाश के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो रास्ता सुझाया था, उस रास्ते पर चल करके जातियों का विनाश करेंगे? तो जस्टिस BR गवई, मैंने आपसे 6-7 सवाल पूछे हैं। हम इसका जवाब नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो सवाल पूछे हैं और जिन सवालों के समाधान
कि उम्मीद आपसे हम ही नहीं संपूर्ण ओबीसी एससी एसटी समाज कर रहा है। उसके निदान के लिए आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कोई सार्थक प्रयास करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। साथियों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारी आवाज़ ओबीसी एससी एसटी तक, बुद्धिस्टों तक, दुनिया भर के बुद्धिस्टों तक पहुंच सके और उनके साथ न्याय हो।